मना रियासत के बारे में देखेंगे तो हम इसमें सबसे पहले देखते हैं कि गढ़ मंडला में, देवगढ़ रियासत में और खरेरा रियासत में मुख्य रूप से गौड़ शासकों के शासक देखने को मिलते हैं। जिसमें से सबसे पहले हम देखेंगे कि जो गढ़ मंडला की रियासत थी उसमें क्या देखने को मिलता है। तो इसके जो हम देखें कि जो संस्थापक हैं तो यदु राय या यादव राय देखने को मिलते हैं। उसके बाद में हमें संग्राम शाह मुख्य इनके वास्तविक संस्थापक, और उसके बाद दलपत शाह और वीर नारायण दुर्गावती ये देखने को मिल जाएंगे। उनकी राजधानियाँ हर समय पे हमें अलग अलग देखने को मिल जाती हैं, तो उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि यादव राय जो यदु राय थे उनके बारे में। तो गौड़ वंश के संस्थापक यदु राय जो गोदावरी नदी के तट पर सालपुर गांव में हुआ था इनका जन्म। इसके बाद में मां नर्मदा की प्रेरणा से दमोह गणा की जो शासका की पुत्री रत्नावली के साथ विवाह कर इन्होंने गौड़ साम्राज्य की स्थापना की। जिसमें मां नर्मदा से प्रेरणा से दमोह या फिर जो गढ़ा के शासक थे उनकी पुत्री रत्नावली से ब्याह हुआ इनका। यादव रायतों के साम्राज्य स्थापित करने में तिलवारा के तांत्रिक सुरभि पाठक ने सहयोग किया था। ध्यान रखना ये तिलवारा के एक तांत्रिक थे, और इन्हीं के जो यदु राय थे बाद में संग्राम शाह होते हैं सम्राट शाह सागर के पास में वो तांत्रिक मठ की स्थापना करते हैं, जिसे बाजना मठ कहते हैं, और जो मुख्य रूप से भैरव से जुड़ा हुआ है। ये यादव राय के उत्तराधिकारी खरजी, गोरक्षक, सुकनदास व अर्जनदास हमें देखने को मिल जाते हैं। उसके बाद में 1510 में और 1510 से 1545 तक हम संग्राम शाह देखने को मिल जाते हैं। संग्राम शाह का वास्तविक नाम अमरदास था, जिन्हें अर्जुन देव के नाम से भी जाना जाता है। यह गुजरात के शासक बहादुर शाह ने रायसेन विजय की सहायता देने के कारण ने संग्राम शाह की उपाधि दी थी। जो बहादुर शाह हुआ करते थे, आपने पता गुजरात के शासक जिन्होंने मालवा पर भी अधिकार प्राप्त कर लिया था जैसे ही सल्तनत काल का अंत होता है उस समय पर। तो इन्होंने क्या है कि इनकी जो सहायता की थी कि संग्राम शाह ने, तो उनके नाम पर इनका नाम संग्राम शाह कर दिया था। इनका परम नाम अर्जुन दास हुआ करता था। तो गौड़ शासक के वास्तविक संस्थापक कहलाए। उनके दो पुत्र हुए, एक दलपत शाह व चंद्र शाह। और तो उसके बाद में इनके स्थापत्य के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो स्थापत्य के रूप में मुख्य रूप से हमें संग्राम सागर झील का निर्माण जबलपुर के किनारे, बाजना मठ का निर्माण भैरव भगवान को समर्पित है, जबलपुर में संग्राम सागर के पास में ये अवस्थित है। सिंगोरगढ़ का किला दमोह में और चौरागढ़ का किला नरसिंहपुर में हमें देखने को मिल जाता है। अन्य साहित्य में योगदान के रूप में संस्कृत विद्वान इनके यहाँ पे थे, इनके द्वारा रस रतन माला की रचना की गई। इनके प्रमुख दरबारी दामोदास ठाकुर हमें देखने को मिल जाते हैं। विशेष रूप से रूपनाथ झा द्वारा रचित गणित नृप वर्णम साहित्य के अनुसार संग्राम शाह का शासन के दौरान 12 गणों की स्थापना की, इसलिए इनको 52 गणाधिपति के नाम से भी जाना जाता है। और उसके बाद में अब इनके पुत्र आते हैं दलपत शाह। दलपत शाह की मृत्यु के पश्चात इनके ज्येष्ठ पुत्र दलपत शाह सिंहासन पर, इनकी मृत्यु के बाद में इनके जो ज्येष्ठ पुत्र थे दलपत शाह वो गद्दी पर बैठते हैं। 1542 में दलपत शाह का विवाह चंदेल राजकुमारी दुर्गावती के साथ हुआ, और इन समय पर जो प्रमुख विद्वान जो मेघबाद दामोदर ठाकुर यहाँ पर उपस्थित देखने को मिल जाते हैं। दलपत शाह की असामयिक मृत्यु के कारण रानी दुर्गावती विधवा हो गई। इन्होंने अपने जो नाबालिग पुत्र वीर नारायण थे उनको सिंहासन पर बैठाया, और रानी दुर्गावती 1550 से लेकर 1564 तक शासन करती हैं। और 1564 में जब इनका शासन समाप्त होता है उस समय पर आसिफ खां था, उसका अकबर का सेनापति, उसके द्वारा यहाँ पर आक्रमण किया गया था। उनकी मृत्यु के पश्चात रानी दुर्गावती आदर सिंह कायस्थ और मान ब्राह्मण की सलाह पर संरक्षिका के रूप में वीर जो दलपत शाह की मृत्यु के बाद में संरक्षिका बनी, उसमें आदर सिंह और मान सिंह जो ब्राह्मण थे उनकी सलाह पर, और वीर नारायण की संरक्षिका बन गई। दलपत शाह ने अपनी राजधानी सिंगौरगढ़ थी, और सिंगौर राजधानी को उन्होंने फिर चौरागढ़ क्या कर दिया, स्थानांतरित कर दिया। चौरागढ़ हमें कहाँ देखने को मिल जाता है, इनके दरबार में पद्मनाथ भट्टाचार्य, महेश ठाकुर और भागीरथ जैसे विद्वान मौजूद थे। रानी दुर्गावती का जो सफ़ेद हाथी था उसका नाम सरमन था, और उसके बाद में रानी दुर्गावती से ये अकबर ने मांगा था लेकिन उन्होंने मना कर दिया था, उसके कारण ही उन पर आक्रमण कर दिया था। तो उसके बाद में रानी जो दुर्गावती के समय पर गढ़ा राज्य पर आक्रमण किया। प्रथम आक्रमण अफगान सरदारों द्वारा, तो रानी ने पराजित किया। दूसरा आक्रमण मांडू के जो शासक बहादुर शाह थे, जिसे रानी ने बुरी तरीके से पराजित किया। तीसरा आक्रमण मुगल सेनापति आसफ खां, मुरीद खां नाम था उसका, रानी पराजित हो गई थी इस समय पर, और मुगल सेनापति आसफ खां और रानी के मध्य में नरई नाला जो था वहाँ पर युद्ध हुआ, जिसमें रानी ने अपनी कटार से स्वयं की आत्महत्या कर ली। और उनकी जो समाधि आपको जब आप बरगी डैम जाओगे तो बरेला गांव मिलता है, तो वहाँ पे उनकी आपको देखने को मिल जाएगी समाधि। इसके बाद गौड़ राज्य मुगल का अधिकार आ गया, और मुगलों ने यहाँ पर अपने सूबेदार आसफ खां कासिम खां को नियुक्त कर दिया। रानी के द्वारा जो स्थापत्य कला में जो योगदान दिए गए हम उनके बारे में चर्चा करें तो पचमढ़ा मंदिर आपको जबलपुर में देखने को मिल जाएगा। दीवान आधार कायस्थ द्वारा
निर्मित था। ये दीवान आधार द्वारा निर्मित था। रानी ताल जबलपुर में, आधार ताल जबलपुर में, ये भी दीवान आधार द्वारा का निर्मित था। चेरी ताल जबलपुर में, जो दासी चेरों के नाम से भी इसे जाना जाता है, विशेष दासी चेरी के नाम से। विशेष बात देखते हैं, और जो रानी की अभी आपको 500वीं जयंती देखने को मिली, तो उसमें श्री अन्न प्रोत्साहन योजना व जबलपुर में रानी दुर्गावती के स्मारक अनावरण किया गया। अब हम अन्य शासकों के बारे में हम बात कर लें इस वंश से जुड़े हुए, तो चंद्र शाह, दलपत शाह के भाई चंद्र शाह, उसे 10 गढ़ों में मुगलों की सेना के बाद में पुनः गद्दी पर बैठे और उन्होंने 1576 तक शासन किया। उसके बाद मधुकर शाह आते हैं। तो मधुकर शाह आपको एक बुंदेलाओं में भी देखने को मिल जाएंगे, लेकिन ये मधुकर शाह अलग हैं। तो चंद्र शाह की मृत्यु के बाद उनका छोटा पुत्र मधुकर शाह गद्दी पर बैठा। मुगलों के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए मुगल दरबार पहुंचने वाला पहला गौड़ शासक कौन था, तो मधुकर शाह में देखने को मिल जाता है। कभी क्वेश्चन बने कि अपना आभार व्यक्त करने के लिए गौड़ों के यहाँ पर पहुंचने वाला कौन सा शासक था, तो मधुकर शाह में देखने को मिल जाएगा। उसके बाद में इसने बघेल खंड के कुछ क्षेत्रों पर अपना अधिकार कर लिया और बघेल शासकों के साथ में संघर्ष कर जो गौड़ बंगेली संघर्ष जिसे कहा जाता है वो किया। उसके बाद में हम आगे बात करें तो मधुकर शाह ने अपने भाई की हत्या कर दी, उसके बाद उसे पछतावा हुआ और खुद को पीपल के एक खोखले पेड़ में बंद करके स्वयं को आग लगवा दी और अपने प्राणों को प्रायश्चित किया। इसके बाद में प्रेम शाह के बारे में बात करें, मधुकर शाह की मृत्यु के बाद प्रेम शाह गढ़ा का शासक बना। प्रेम शाह के दरबार में विष्णु दीक्षित, गंगाधर वाजपेयी जैसे विद्वान मौजूद थे। बुंदेला शासक जुझार सिंह बुंदेला ने चौरागढ़ पर आक्रमण कर प्रेम शाह की हत्या कर दी। अब हम बात करते हैं हृदय शाह के बारे में। हृदय शाह यहाँ के शासक बनते हैं। प्रेम शाह की मृत्यु के बाद में उसका पुत्र हृदय शाह राज सिंहासन पर बैठा और हृदय शाह रामनगर को अपनी राजधानी बनाया। हृदय शाह विष्णु दीक्षित, कमला दत्त ठाकुर, वेदनाथ दीक्षित जैसे दरबारी रहे। हृदय शाह स्वयं संगीतकार था। उसने हृदय कौतक व हृदय प्रकाश जैसी रचनाएं की। हृदय शाह के 2 पुत्र छत्रशाह व हरि सिंह हमें देखने को मिल जाते हैं। हृदय शाह का स्थापत्य कला का योगदान, मंडला में के निकट स्थित हृदय नगर की स्थापना की। मंडला में आयताकार जो पद्धति पर मोती ताल का निर्माण कराया। रामगढ़ मंडला पर इन्होंने बघेलन महल बेगम का निर्माण चेनानी बेगम की याद में बनाया था। किसने? चिमनी जो बेगम थी उसकी याद में बघेलन महल या फिर बेगम महल का निर्माण कराया। राय भगत की कोठी का निर्माण भी हृदय शाह के द्वारा कराया गया। हृदय कौतिक हृदय जो रचना थी इनकी, उनके द्वारा तो किया ही था। विशेष क्या है, हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने मंडला का जो मेडिकल कॉलेज है उसका नाम बदलकर हृदय शाह मेडिकल कॉलेज कर दिया गया। इनके बाद में शासक बनते हैं छत्र शाह। तो 1672 से 1684 में हृदय शाह की मृत्यु के पश्चात में उनके पुत्र जो होते हैं छत्र शाह, जो 13 वर्ष में अपना शासन ग्रहण करते हैं। औरंगजेब के दक्षिण अभियान जब प्रारंभ किया था तब इनका शासनकाल यहाँ देखने को मिल जाता है। अन्य शासकों के बारे में हम बात करें, इनके उत्तराधिकारी क्रम तक केसरी सिंह, हरि सिंह व पहाड़ सिंह हमें देखने को मिल जाते हैं। अब हम बात करते हैं नरेंद्र शाह के बारे में। छत्रसाल बुंदेला के आक्रमण के भय से नरेंद्र शाह ने अपनी जो राजधानी रामनगर की जगह मंडला को बनाया। तभी से इसे गढ़ मंडला कहा जाने लगा। किसने बनाया था? नरेंद्र शाह के द्वारा बनाया गया था। किसके आक्रमण पर? छत्रसाल बुंदेला के उस पर। उसके बाद चंद्र शाह की जो सरकारी मुद्रा थी उस पर महाकाली नाम अंकित था। नरेंद्र शाह ने अपनी बहनें मानबुकर व दानबुकर का विवाह देवगढ़ के शासक बख्त बुलंद और रतनपुर के राजा राम सिंह के यहाँ पर की थी। उसके बाद देवगढ़ के राजा कौन थे? बख्त बुलंद। रतनपुर के राजा कहाँ थे? राज सिंह के यहाँ पर उन्होंने अपनी बहनों का विवाह किया नरेंद्र सिंह ने। उसके बाद हम बात करते हैं महाराज शाह के बारे में। तो 1731 लेकर 1741 तक इनका शासन देखने को मिल जाता है। इसके बाद में नरेंद्र शाह का पुत्र महाराज सिंह सिंहासन पर बैठा और मराठा शासक बालाजी बाजीराव ने 1741 में मंडला पर आक्रमण कर उसे जीत लिया। किसने? बालाजी बाजीराव के द्वारा। उसके बाद में मराठों की पराजय के बाद ही महाराज शाह की मृत्यु का कारण बनी। तो मराठों की पराजय के बाद में मतलब मराठों से जिन्होंने पराजय ली उसी के बाद में ये इनका मृत्यु का कारण बन गई। उसके बाद में शिवराज शाह, महाराज शाह की मृत्यु के बाद में पेशवाओं ने शिवराज शाह को मंडला की गद्दी पर बैठाया और 4 लाख रुपए सालाना जो चौथ है वो निर्धारित की, क्योंकि इनके द्वारा जो चौथ और सरदेशमुखी ली जाती थी मुख्य रूप से मराठा शासकों के द्वारा। अब हम बात कर लेते हैं आगे निजाम शाह के बारे में। तो निजाम शाह 1749 में शिवराज के भाई निजाम शाह अपने हाथों में सत्ता ली। निजाम शाह का समय लक्ष्मी प्रसाद दीक्षित प्रसिद्ध कवि थे जिन्होंने गजेंद्र मोक्ष काव्य की रचना की। मंडला में राजेश्वरी भवन का निर्माण निजाम शाह के द्वारा कराया। अब हम बात कर लेते हैं नरहरि शाह। निजाम शाह की मृत्यु के बाद में उनका भतीजा नरहरि शाह गद्दी पर बैठा और नरहरि ने तेजगढ़ दमोह में मराठों से युद्ध किया, लेकिन पराजय प्राप्त हुई और गढ़ मंडला पर जो मराठा थे उनका क्या हो गया? नियंत्रण स्थापित हो गया।
उसके बाद में सुमेर सिंह बनते हैं पेशवा प्रतिनिधि, जो बीसाजी चंदोरकर की सहायता से सुमेर शासक बने। फिर नरहरि शासक बने। उसके बाद में बीसाजी चंदोरकर ने दोबारा नरहरि को शासक बनाया। देखो पहले नरहरि बन चुके थे, फिर दोबारा से बनते हैं। फिर बाद में आते हैं शंकर शाह। सुमेर शाह के पुत्र शंकर शाह राजगद्दी पर बैठा। शंकर शाह ने 1857 में स्वतंत्र संग्राम में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया। किसके द्वारा? आप कोई पूछ ले आपसे तो मंडला से कौन लड़ रहा है, तो शंकर शाह थे, वो 1857 क्रांति में भाग ले रहे हैं। सितंबर में 1857 में कैप्टन क्लार्क ने शंकर शाह को उनके पुत्र रघुनाथ शाह को बंदी बना लिया। देखो शंकर शाह ये वही हैं, ठीक है, शंकर शाह और रघुनाथ शाह। उनको बनाकर सम्मान पूर्वक 2022 में छिंदवाड़ा का जो विश्वविद्यालय है उसका नाम बदलकर शंकर शाह विश्वविद्यालय कर दिया गया है। अब हम बात कर लेते हैं जो कुछ प्रमुख जो रानियाँ देखने को मिलती हैं हमें उनके बारे में। अब हम बात कर लेते हैं रानी कमलापति के बारे में। सलकनपुर के जो कृपाल सिंह के इनका जन्म हुआ था। गिन्नौर गढ़ रियासत के राजा निजाम शाह से ब्याह हुआ था। निजाम शाह की मृत्यु के बाद में ये अपने पुत्र की संरक्षिका बनी, लेकिन जो दोस्त मोहम्मद खान थे जो भोपाल के, उनके द्वारा जो षड्यंत्र रचा था उसके आधार पर शिकार होकर इन्होंने जो बड़ा छोटा तालाब था उसमें क्या ले ली, अपनी समाधि ले ली। ये मुख्य रूप से देखने को मिल जाती है। उनके बाद में हम बात करते हैं अब जो गौड़ राज्य के द्वारा जो स्थापत्य बनाया गया है उनके बारे में। चौरागढ़ व सिंगौरगढ़ का जो निर्माण कराया था वो संग्राम शाह के द्वारा कराया गया था। चौरागढ़ हमारा नरसिंहपुर में अवस्थित है, वहीं सिंगौरगढ़ हमारा दमोह में देखने को मिल जाता है। बाजना मठ हमारा जबलपुर में संग्राम शाह द्वारा निर्मित कराया था। बाजना मठ संग्राम सागर जो झील है उसके पास में देखने को मिल जाता है। उसके पचमढ़ा मंदिर एक गढ़ा जबलपुर में आधार सिंह द्वारा। मोती महल रामगढ़ में मंडला, जो देखो मोती महल व बघेल महल ये रामगढ़ मंडला में हृदय शाह द्वारा बनवाए गए थे। राज राजेश्वरी मंदिर मंडला में निजाम शाह के द्वारा बनवाए गए थे। हम कुछ तथ्य देख लेते हैं। रानी दुर्गावती से संबंधित रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर में निर्मित कराया गया है, निर्मित है मतलब स्थापित है। और रानी दुर्गावती श्री अन्न योजना मोटे अनाज को बढ़ावा देने के लिए 10 रुपये प्रदान किए जा रहे हैं प्रति किलोग्राम, वो इन्हीं के नाम पर प्रारंभ की गई। रानी दुर्गावती पुरस्कार मेधावी जो छात्र होते हैं 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले उनको प्रदान किया गया है। वहीं रानी दुर्गावती टाइगर रिजर्व दमोह में है। रानी दुर्गावती एयरपोर्ट जबलपुर डुमना में देखने को मिल जाएगा। रानी दुर्गावती जयंती 5 अक्टूबर को देखने को मिल जाएगी। बलिदान दिवस 24 जून को है और इनके सम्मान में 2008 में प्रारंभ किया गया था पुरस्कार। वो समाज सेवी उद्यमिता के लिए जनजातीय क्षेत्र के लोग होते हैं उनको प्रदान किया जाता है, मुख्य रूप से महिलाओं को। उसके बाद में हम देख लेते हैं कि जो गौड़ साहित्यकार थे प्रमुख शासक के कालीन वो कौन कौन से थे। संग्राम शाह रसरत्नमाला की रचना करते हैं। उसके अंदर जो दामोदर ठाकुर थे वो दिव्य निर्णय की रचना करते हैं। महेश ठाकुर हमें आलोक दर्पण तिथि तथ्य चिंतामणि की रचना करते हैं। वहीं पद्मनाथ भट्टाचार्य दुर्गावती प्रकाश व वीर चंपू की रचना करते हैं। भानुदत्त मिश्र रसमंजरी की रचना कर रहे हैं। लक्ष्मी प्रसाद दीक्षित गजेंद्र मोक्ष की रचना कर रहे हैं। रूपनाथ झा में गणेश नृपवर्णम की रचना कर रहे हैं। वीर वाजपेयी प्रेम दीपिका की रचना देखने को मिल जाती है। अब हम बात कर लेते हैं देवगढ़ का जो गौड़ राज्य वो पृष्ठभूमि शासित क्षेत्र व प्रमुख शासकों के बारे में। और जो पृष्ठभूमि गढ़ मंडला कमजोर हो जाने के बाद में देवगढ़ में धुर्वा गौड़ राज्य का उदय हुआ। यहाँ पर जो पहले गोली व ग्वाल अहीर लोगों का राज्य देखने को मिल जाता था हमें। उसके बाद में यहाँ पर धनसुर व रणसुर ग्वाल राजाओं की हत्या करके राजा जटवा ने अपने राज्य की स्थापना की। शासित क्षेत्रों के बारे में बात करें बैनगंगा बरधा व छपरा व सिवनी व चांदा वाला क्षेत्र में मुख्य रूप से जो वर्तमान में छिंदवाड़ा सिवनी पाड़ोना बालाघाट व नागपुर वाले क्षेत्र इसके अंतर्गत आता है। प्रमुख शासकों के बारे में बात करें राजा जटवा प्रमुख शासक देखने को मिल जाते हैं। जो प्रेम शाह जो गौड़ शासक थे उनके समकालीन मुख्य रूप से हमें देखने को मिल रहे थे। उसके बाद में हम बात करते हैं कोक सिंह प्रथम के बारे में। ये जटवा के पुत्र थे और नशे में चूर होने के कारण नागपुर का किला उनको भेंट कर दिया गया था। केसरी सिंह जटवा इनके उत्तराधिकारी देखने को मिले हमें कोक सिंह के। उसका कोक सिंह द्वितीय वो केसरी सिंह या जटवा द्वितीय के बाद में कोक सिंह द्वितीय जयगढ़ी गद्दी पर बैठे और इन्होंने क्या था औरंगजेब को लगान नहीं दी थी, तो उसके कारण क्या है कि उसकी अधीनता स्वीकार कर ली और अपना नाम धर्म परिवर्तन करके अपना नाम क्या कर दिया आर्यार खान कर दिया गया है। वहीं है दीनदार शाह एक कोक सिंह द्वितीय के छोटे भाई देखने को मिल जाते थे। उन्होंने अपनी 10 हमारी वहीं हम बात करें महिवत शाह कोक सिंह द्वितीय के बड़ा भाई था। औरंगजेब से गद्दी पर बैठा, अपना नाम बदलकर वक्त बुलंद कर दिया गया और वक्त बुलंद करने के बाद में इन्होंने जो देवगढ़ का नाम था उसे इस्लामगढ़ नाम कर दिया। चांद सुल्तान के बारे में बात करें देवगढ़ के अधिक शक्तिशाली वक्त बुलंद के पुत्र चांद सुल्तान गद्दी पर बैठे और इन्होंने अपनी राजधानी देवगढ़ से नागपुर स्थानांतरित कर दिया। और रघु जी भोसले के समय पर मराठों ने इन पर कब्जा कर लिया और उनके ऐसे ही हमारा जो देवगढ़ का गौड़ राज्य था वो समाप्त हो गया। प्रमुख स्थल कौन कौन से देखने को मिल जाते हैं हमें, तो मोती टाँका बादल खाना
हाथी खाना, नक्कार खाना, कैरी व चंडी मंदिर देखने को मिल जाता है। अब खरेला के राज्य के बारे में बात करें, इसकी जो गौंड राज्य की शाखा बैतूल जिले में स्थित थी और खरेरा राज्य का विस्तार बैतूल व अमरावती तक देखने को मिलता था। खरेरा राज्य को बदनूर के नाम से भी जाना जाता था। खरेला का किला बैतूल जिले में अवस्थित था। मराठी के विवेक सिंधु में खरेरा राज्य का वर्णन देखने को मिल जाता है। खरेरा राज्य के प्रमुख राजा थे राजा इल नरसिंह राय जैतपाल देखने को मिलते हैं। मुगलों के लगातार आक्रमण से परेशान होकर खलेरा राजवंश ने मुगलों के हमलों से बचने के लिए मुगलों से समझौता कर लिया। उसके साथ खरेरा राज्य का नाम बदलकर महमूदाबाद कर दिया गया। यूं तो विंध्याचल व सतपुड़ा से ये किला अधिक सुरक्षित रहा, लेकिन दक्षिण की मैदानी भागों से अमरावती और भंडारा की तरफ से मराठों के गंभीर आक्रमणों का सामना किया और किलों पर उन्होंने कब्जा कर लिया। अब हम बात कर लेते हैं जो हमारा बुंदेलखंड रियासत थी मुख्य रूप से उसके बारे में। बुंदेला अयोध्या राजा जो ज्येष्ठ पुत्र थे राम के, वल्लभ के अपने आप को वंशज मानते हैं। कालांतर में इसी वंश ने वीर सिंह बुंदेला ने मऊ महोनी अटेर उत्तर प्रदेश की राजधानी बनाकर अटेर बुंदेलखंड राज्य भी स्थापित किया। उसके बाद वीरभद्र बुंदेला के वंशज सोहनपाल बुंदेला ने गढ़कुआर वर्तमान निवाड़ी जिला में के खंजार राजा को हराकर आसपास के क्षेत्रों पर क्या कर लिया था, अधिकार कर लिया था। बुंदेली रियासतों में कुल 15 रियासतें थी, जिनमें से कुछ रियासतें मध्य प्रदेश में भी देखने को मिलती हैं, जैसे ओरछा रियासत रुद्र प्रताप सिंह बुंदेला, पन्ना रियासत छत्रपाल बुंदेला, दतिया रियासत भगवान राव बुंदेला, उसके बाद अजयपाल रियासत गुमान सिंह, जैतपुर रियासत जगत राय बुंदेला, शाह रियासत हृदय शाह, शाहगढ़ की जो रियासत है वो हृदय शाह, और छतरपुर रियासत कुंवर सोन सिंह परमार हमें देखने को मिल जाते हैं। अब हम बात कर लेते हैं जो हमारी ओरछा रियासत है मुख्य रूप से उसके बारे में। संस्थापक रुद्र प्रताप सिंह बुंदेला, राजधानी गढ़कुआर या ओरछा। उसके बाद में जो समय अवधि है 1501 से लेकर 1518 में देखने को मिल जाती है। रुद्र प्रताप सिंह बुंदेला रियासत का वास्तविक संस्थापक कहा गया। रुद्र प्रताप सिंह बुंदेला में अपनी राजधानी गढ़कुआर को बनाया। उसी के साथ में जो 1531 में रुद्र प्रताप सिंह बुंदेला ने ओरछा शहर की स्थापना की। कोई पूछता है कि अपनी राजधानी किसने बनाई थी ओरछा को, तो रुद्र प्रताप सिंह बुंदेला के द्वारा बनाया गया था। वहीं भर्ती चंद्र बुंदेला ने अपनी राजधानी गढ़कुआर से ओरछा को पूर्ण रूप से स्थानांतरित कर दिया गया था। पूर्ण रूप से किसने स्थानांतरित की है, भर्ती चंद्र ने की थी। शुरुआत में कौन कौन देखने को मिल जाती थी, गढ़कुआर देखने को मिल जाती थी, लेकिन बनाई थी राजधानी ओरछा को सबसे पहले रुद्र प्रताप बुंदेला ने पूर्ण रूप से भर्ती चंद्र द्वारा बनाई गई थी। भर्ती चंद्र बुंदेला ने शेरशाह सूरी के विरुद्ध कलिंजर के शासक कीरत सिंह की मदद की थी। मधुकर शाह ने ओरछा में रामराज मंदिर किसके द्वारा बनाया गया था, राजा राम का मंदिर, वो मधुकर शाह के द्वारा। राम शाह बुंदेला के दरबार में केशव प्रसाद रहा करते थे। केशव दास ने राय प्रवीण पर आधारित नक्सिक वर्णन की पुस्तक की राय प्रवीण पर आधारित कौन सी पुस्तकें लिखी, तो नक्सिक वर्णन उन्होंने पुस्तक लिखी थी। वहीं वीर सिंह बुंदेला ने जहांगीर के लिए ओरछा में जहांगीर महल का निर्माण कराया, क्योंकि इनके मित्र हुआ करते थे। वीर सिंह बुंदेला ने अब्दुल फजल की हत्या भी कर दी थी आंतरी के किले में, मतलब आंतरी नामक स्थान पर। वीर सिंह बुंदेला ने दतिया का किला व शिवपुरी बकरे नामक किलों का निर्माण कराया था। इसी के साथ में हम बात करें, वीर सिंह बुंदेला ने जहांगीर के कहने पर अबुल फजल की हत्या कर दी। वीर सिंह बुंदेला ने ओरछा में सावन माधव महल, मथुरा में केशव राय मंदिर का निर्माण कराया था। जुझार सिंह बुंदेला के भाई हरदौल थे। जुझार सिंह बुंदेला के भाई कौन देखने को मिल जाते हैं, हरदौल देखने को मिल जाते हैं। हरदौल बुंदेला बुंदेलखंड में आज भी ग्राम देवता के रूप में पूजे जाते हैं। पहाड़ सिंह बुंदेला को मुगल द्वारा मनसबदार बनाया गया। यशवंत सिंह बुंदेला के समय चंदेरी और दतिया में नई से रियासतों का जन्म देखने को मिल जाता है। उदोत सिंह बुंदेला के शासनकाल में पन्ना रियासत की नींव रखी गई। उदोत सिंह बुंदेला ने ओरछा में शीश महल, आनंद मंदिर, उदोत सागर का निर्माण कराया था। उसके बाद में पृथ्वी सिंह बुंदेला ने ओरछा के समीप में पृथ्वीपुर किले का एवं नगर की स्थापना की। विक्रमजीत बुंदेला ने राजधानी ओरछा से टिकरी स्थापित की। ओरछा से कौन ले जा रहा है, विक्रमजीत। उसके बाद में मधुकर शाह क्या कर रहे थे, भर्ती चंद्र मुख्य रूप से पूर्ण रूप से ओरछा को राजधानी बनाया था। ओरछा को पहली राजधानी रुद्र प्रताप सिंह बुंदेला के द्वारा बनाया। पहले कौन सी हुआ करती थी इनकी, तो इनकी कौन सी राजधानी हुआ करती थी, आपको देखने को मिलेगी, ये आपकी गढ़कुआर हुआ करती है, गढ़कुआर। तो ये देखने को मिल जाते हैं। अब हम बात कर लेते हैं, विक्रमजीत बुंदेला ने 1812 में मराठों के विरुद्ध में सुरक्षा संधि की। धर्मपाल बुंदेला की जो पत्नी थी लड़ई दुलैया को बुंदेलखंड की विक्टोरिया भी कहा जाता है। रानी लड़ई दुलैया ने ठगी
प्रथा को खत्म करने के लिए ब्रिटिश अधिकारी कर्नल सलीमौन की मदद की थी। रानी दुलैया ने 1857 क्रांति में अंग्रेजों का साथ भी दिया था और 1868 में मृत्यु हो गई। वीर सिंह देवद्वितीय ने ओरछा रियासत के अंतिम शासक हमें देखने को मिल जाते हैं, वीर सिंह देवद्वितीय। उसके बाद में आती है हमारी पन्ना रियासत। पन्ना रियासत की जो स्थापना, जो संस्थापक हमें मुख्य रूप से देखने को मिलते हैं तो 36 साल देखने को मिल जाते हैं। अवधि 1626 से 1834 तक। पन्ना रियासत की नींव चंपत राय बुंदेला ने रखी थी, जबकि इसका वास्तविक संस्थापक छत्रसाल बुंदेला कहा गया था और उनका जो छत्रसाल बुंदेला का वास्तविक नाम महाबली था। छत्रसाल बुंदेला ने शिवाजी से प्रेरणा लेकर पन्ना रियासत की स्थापना की। 1728 में मुगल सूबेदार मोहम्मद खां बंगस ने बुंदेलखंड पर आक्रमण किया। मोहम्मद अकरम को बचाव के लिए छत्रसाल बुंदेला ने पेशवा बाजीराव से सहायता मांगी और जिसे पेशवा बाजीराव ने स्वीकार कर लिया। पेशवा बाजीराव ने बंगस खां के आक्रमण कर उसे बुंदेलखंड से खदेड़ दिया। पेशवा बाजीराव ने बंगस खां पर उल्टा आक्रमण कर दिया तो उसे बुंदेलखंड से खदेड़ दिया। मराठों की इसके सहायता फलस्वरूप छत्रसाल बुंदेला ने जालौन, झांसी, सागर, गढ़ाकोटा की जागीर ने पेशवा को सौंप दी और एक नर्तकी मस्तानी को भी बाजीराव को भेंट किया। छत्रसाल बुंदेला के दरबार में कवि भूषण, बंसी हंसराज व लाल कवि जैसे विद्वान मौजूद थे। छत्रसाल बुंदेला ने दुबेला महल, छतरपुर में प्राणनाथ मंदिर पन्ना में निर्माण कराया था। हृदय शाह बुंदेला ने रीवा के शासक अवधूत सिंह को हराकर रीवा पर अधिकार कर लिया गया। सभा सिंह बुंदेला, इन्हीं के क्या जो हमें शासक देखने को मिल जाते हैं। सभा सिंह बुंदेला ने जो पन्ना हीरे में खदानों की खोज की। सभा सिंह के समय पर ही शाहगढ़ रियासत की नींव रखी गई। हिंदू पत बुंदेला ने बुंदेलाओं पन्ना में जुगल किशोर मंदिर का निर्माण कराया। किशोर सिंह बुंदेला ने पन्ना रियासत में अंतिम स्वतंत्र जो शासक था। इसके पश्चात हमें मुख्य रूप से रियासत में अंग्रेजों के संरक्षण में चली गई और ईस्ट इंडिया कंपनी के संरक्षण में हंसवाय जो बुंदेला थे वो यहाँ के शासक देखने को मिले। अब हम देख लेते हैं जो दतिया रियासत है मुख्य रूप से उसके बारे में। दतिया रियासत स्थापना है, इनके संस्थापक हैं भगवान राय बुंदेला देखने को मिलते हैं हमें। इसी के बाद में हम बात करें ओरछा के शासक वीर सिंह बुंदेला ने दतिया किले का निर्माण कर पुत्र भगवान बुंदेला को दतिया की छोटी बड़ौनी की पृथक जागीरदार प्रदान की। उसके बाद में भगवान राव बुंदेला दतिया रियासत के संस्थापक माने जाते हैं और भगवान राव बुंदेला के बाद में उनका पुत्र शुभकर्ण बुंदेला दतिया का शासक बना और इसी ने औरंगाबाद में शुभकर्ण हवेली का निर्माण कराया था। शुभकर्ण बुंदेला के जो समकालीन कवि गोरे लाल ने पुस्तक छत्र प्रकाश में शुभकर्ण बुंदेला को मुगल सेना का वीर सेनापति कहा गया। इनके समय एक समकालीन कवि थे गोरेलाल, उन्होंने छत्र प्रकाश में शुभकर्ण को मुगल सेना का वीर सेनापति कहा। शुभकर्ण बुंदेला के बाद में दलपत राय प्रताप सिंह बुंदेला दतिया के शासक बने और इसी ने दतिया का नाम बदलकर दिलीप नगर कर दिया। किसके द्वारा? शुभकर्ण बुंदेला के बाद में जो दलपत राय बने थे, ध्यान रखना IMP क्या है हमारे लिए, दलपत राय बुंदेला या प्रताप सिंह, जिन्होंने इसका नाम बदलकर दतिया से दिलीप नगर कर दिया गया। दलपत राय बुंदेला के बाद में उनका बेटा रामचंद्र बुंदेला गद्दी पर बैठा। औरंगजेब ने इसे महाराष्ट्र से सतारा किले में पहरेदार नियुक्त किया। उसके बाद में रामचंद्र बुंदेला के बाद में उसका भाई पृथ्वी सिंह शासक बना और इसने दतिया की जगह सेवड़ा व पृथ्वीपुर को शासन किया। जो रामचंद्र बुंदेला के बाद में उसका भाई पृथ्वी सिंह आ रहा है तो उसने कहाँ पर जो सेवड़ा को ही पृथ्वीनगर घोषित किया था। अब हम बात कर लेते हैं पृथ्वी सिंह बुंदेला। हिंदी साहित्य इतिहास में रसनिधि के नाम से प्रसिद्ध। रसनिधि के नाम से कौन है? तो पृथ्वी सिंह बुंदेला देखने को मिल जाता है। पृथ्वी सिंह के उत्तराधिकारी इंद्रजीत बुंदेला, शत्रुजीत बुंदेला और जो पारीक्षत बुंदेला हमें देखने को मिलते हैं। पारीक्षत बुंदेला के शासन में दतिया रियासत व अंग्रेजों का अधिकार हो गया था। अब हम बात करते हैं अजयगढ़ रियासत के बारे में। संस्थापक गुमान सिंह, राजधानी अजयगढ़। 1765 से लेकर 1809 तक हमें समयकाल देखने को मिल जाता है। इसमें अजयगढ़ रियासत की स्थापना जैतपुर के राजा पार सिंह बुंदेला के भतीजे गुमान सिंह बुंदेला ने की थी। अजयगढ़ रियासत के शासकों में सवाई महाराजा की उपाधि धारण की किसने? जो यहाँ के जो शासक थे मुख्य रूप से उन्होंने। गुमान सिंह बुंदेला की मृत्यु के बाद में वक्त सिंह बुंदेला, माधव सिंह बुंदेला, महिपत सिंह बुंदेला में देखने को मिल जाते हैं। वक्त सिंह बुंदेला ने जो लक्ष्मण सिंह को अपना कामगार नियुक्त किया था। महिपत सिंह बुंदेला की पत्नी 1857 क्रांति में अंग्रेजों के विरुद्ध भाग लिया था, तो ये हमें देखने को मिल जाती है। अब हम देख लेते हैं जो जैतपुर की रियासत है मुख्य रूप से उसके बारे में। तो जगत राय बुंदेला
जैतपुर राजधानी थी इनकी। समय 1731 से लेकर 1843 समय देखने को मिल जाता है। जैतपुर रियासत में छत्रसाल बुंदेला के दूसरे पुत्र जगत राय बुंदेला थे। मुख्य संस्थापक कौन थे? जो छत्रसाल के दूसरे पुत्र थे जगत राय बुंदेला, वो देखने को मिल जाते हैं। जैतपुर रियासत ने अपनी राजधानी जैतपुर और जो वर्तमान महोबा जिला उत्तर प्रदेश में है वो उसकी समकालीन देखने को मिल जाती है। जगत राय बुंदेला के उत्तराधिकारी पहाड़ सिंह बुंदेला, गजराज बुंदेला, केसर सिंह बुंदेला व पारीक्षित बुंदेला देखने को मिल जाते हैं। जो आप देखें 1857 क्रांति में तो वो परीक्षित राजा ये देखने को मिलते हैं। राजा परीक्षित बुंदेला के जो बुढ़वा मंगल मेला है 1839 वाला का आयोजन कर अंग्रेजों के खिलाफ जागीरदार अन्नों को इकट्ठा किया था। परीक्षित बुंदेला के बाद में खेत सिंह बुंदेला शासक बना और उसने उसकी मृत्यु ईस्ट इंडिया कंपनी इसकी मृत्यु के बाद में जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने जैतपुर पर अधिकार कर लिया गया था। अब हम देखते हैं साहेबपुर की जो रियासत है मुख्य रूप से उसके बारे में। इसके जो मुख्य रूप से शासक कौन से देखने को मिल जाते हैं? हृदय देखने को मिल जाते हैं। राजधानी सागर है और वो गढ़ाकोटा देखने को मिलेगी और समय अवधि 1744 से लेकर 1858 देखने को मिल जाती है। सागर रियासत के जो संस्थापक हैं छत्रसाल बुंदेला, इनके पुत्र हृदय देखने को मिलते हैं हमें। और जो किसके छत्रसाल के जो देखो पहले पुत्र थे उनके द्वारा क्या कर ली, यहाँ पे जैतपुर में रियासती जगत राय बुंदेला ने कर ली। उसका एक और पुत्र थे उनके द्वारा हृदय शाह द्वारा तो क्या कर ली, यहाँ पे जो हमारा सायगढ़ है वहाँ पर अपनी शासन की स्थापना कर ली। अब हम बात कर लेते हैं इनकी बाद में जो अन्य शासक बने तो वो कौन से थे? वो शोभा सिंह बुंदेला, पृथ्वीराज बुंदेला, हरि सिंह बुंदेला, मर्दन सिंह बुंदेला और राजा बख्तवली देखने को मिल जाते हैं। बोधन दहुआ यहीं की इन्हीं के सेनापति देखने को मिलते हैं। बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। पृथ्वीराज बुंदेला ने सागर को अपनी राजधानी बनाया। पृथ्वीराज बुंदेला के पुत्र हरि सिंह बुंदेला ने गढ़ाकोटा को अपनी राजधानी बनाया। गढ़ाकोटा को कौन बना रहा है? तो हरि सिंह बना रहे हैं। राजा बख्तवली सायगढ़ रियासत के सबसे शक्तिशाली शासक हुआ और राजा बख्तवली ने 1857 क्रांति में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया। बोधन दहुआ इनके प्रमुख सेनापति हुआ करते थे। 1857 क्रांति में राजा बख्तवली ने अंग्रेजों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया और अंग्रेजों रियासतों के अधीन हो गए। अब हम आगे बात करते हैं मुख्य रूप से हमारी जो छतरपुर रियासत है इनसे जुड़ी हुई वो देखने को मिलती है। कुंवर सोने सिंह परमार हमें इनके संस्थापक देखने को मिल जाता है। राजधानी छतरपुर थी। 1790 से 1816 तक शासन किया। संस्थापक सोने पवार या सोने सिंह बुंदेला। सोने पवार बुंदेला के उत्तराधिकारी बेटा प्रताप सिंह बुंदेला हुए। 1816 में प्रताप सिंह बुंदेला ने अंग्रेजों संधि कर ली और उनके अधीन से स्वीकार कर ली। मध्य प्रदेश में अब हम देखें तो मध्य प्रदेश छतरपुर जिले में नौगांव देश का पहला स्मार्ट सिटी था जिसे अंग्रेजों ने 1842 में ही बसाया था। जो हमें नौगांव देखने को मिलता है वो छतरपुर का। नौगांव एक समय मिनी चंडीगढ़ के नाम से भी जाना जाता था और आज़ादी के बाद नौगांव 15 अगस्त 1947 में विंध्य जो प्रदेश था हमारा उसका क्या पार्ट हुआ करता था। और वर्तमान में मुख्यमंत्री थे काम से प्रसाद सक्सेना को बनाया गया था इस विंध्य प्रदेश का। तो वो इस वर्ष और एक वर्ष तक विंध्य प्रदेश की ये राजधानी भी हमें देखने को मिल जाती है नौगांव। अब हम बात करते हैं हमारी जो बुंदेलखंड मुख्य रूप से रियासतें हैं उनके संस्थापक और उनसे जुड़ी हुई कुछ विशेष चीज़ों की। जैसे चंदेरी, तो जो बुंदेलखंड की अन्य रियासत है उनके बाद चंदेरी बानपुर रियासत है। चंदेरी बानपुर रियासत भरती चंद्र बुंदेला यहाँ के हमारे संस्थापक देखे जाते हैं। चंदेरी केलगवां बानपुर 1857 क्रांति में मर्दन सिंह बुंदेला ने अंग्रेजों के विरुद्ध में विद्रोह में भाग लिया था। वहीं विजय राघवगढ़ रियासत बेनी हजूरी कछवा प्रयागराज के मुख्य संस्थापक थे इनके। विजय राघवगढ़ देखने को मिल जाती है हमें। बाद में दो रियासतों के भाग थे मैयर और विजय राघवगढ़। कटनी है विजय राघवगढ़ में विभाजित हो गई। मैयर के संस्थापक विष्णु सिंह देखे गए। अब है समथर रियासत, ये शमशेरगढ़ समथर ये वर्तमान में बेतवा व पाउज नदी में दतिया व झांसी के निकट में देखने को मिलती थी। अब है गरौली रियासत गोपाल सिंह, यह रियासत छतरपुर टीकमगढ़ क्षेत्र में दसान नदी के किनारे स्थित है। अन्य के बारे में बात करें हम जो मध्य प्रदेश की जो अन्य प्राचीन नाम है उनके बारे में, जैसे कगनाथ सांची देखने को मिल जाएगा। दसपुर देखो प्राचीन नाम और वर्तमान नाम। दसपुर को हम मंदसौर के नाम से जानते हैं भाई। पांचालगढ़ को पचमढ़ी के नाम से जानते हैं। टुंडीकर को दमू के नाम से। उसके थादियाबाद मांडू मयूरवन मुरैना देखने को मिल जाता है। मानदाता ओमकारेश्वर हो गया। दिलीप नगर हमारा दतिया हो गया। भैलसा नगर विदिशा हो गया। खानदेश बुरहानपुर हो गया। स्वभोग नगर हमें मुख्य रूप से एरण देखने को मिल जाएगा। उसके विशाला या अवंती कौन है उज्जैन हो गया। कारुस प्रदेश बघेलखंड को देखने को मिल जाएगा जो और बांधवेश बघेलखंड को ही। उसके बाद रीवा को, ब्रह्मपुरी चित्रकूट को, तेवर त्रिपुरी को, उच्चकल्प उच्चेरा को जो सतना में अवस्थित है। ढाल देश जबलपुर को, गंगापुरी गोरछा को, अनलपुर शिवपुरी को, मुडवारा कटनी को देखने को मिल जाता है। अब हम बात करें जो प्रमुख हमारे जो रियासतें हैं उनसे संबंधित जो स्थापत्य कला है उनके बारे में, तो इसके बाद में
जो ओरछा का किला है वो रुद्र प्रताप सिंह भरतीचंद्र के द्वारा निर्मित कराया गया था। रानी का महल भरतीचंद्र के द्वारा और शहर पनाह भरतीचंद्र के रूप में देखने को मिल जाता है। रामराज का मंदिर मधुकर शाह द्वारा, दतिया का किला वीर सिंह बुंदेला, करेरा का किला वीर सिंह बुंदेला, जागीर का महल वीर सिंह बुंदेला, चतुर्भुज मंदिर वीर सिंह बुंदेला, बसतकंडा महल जो कि दतिया में अवस्थित है वो हमें कहाँ देखने को मिल जाता है, वीर सिंह बुंदेला के द्वारा। इसी के साथ में दतिया का जो किला दतिया में है, उस करेरा किला सीपरी में अवस्थित है, सीवरा जिले में आता है। छतरपुर छत्रसाल के द्वारा शहर बताया। प्राणनाथ मंदिर पन्ना में छत्रसाल द्वारा सागर शहर का निर्माण उड़ान शाह के द्वारा किया गया था। अजयगढ़ के बारे में बात करें, पन्ना में अजयपाल के द्वारा इसकी स्थापना की जाती है और बुंदेली दरवाजा है वो रीवा में हृदय शाह के द्वारा देखने को मिल जाता है। और राजा हरदौल के बारे में बात करते हैं, जर सिंह बुंदेला के भाई देखने को मिल जाते हैं, वीर सिंह बुंदेला के पुत्र देखने को मिल जाते हैं। इनका संबंध महाराज वीर सिंह देव के छोटे भाई थे ये। उसके बाद में ये हमें हरदौल का संबंध ओरछा रियासत से था और उसके हरदौल बुंदेलखंड राजा वीर सिंह के सबसे छोटे भाई छोटे बेटे थे। भाई जुझार सिंह बुंदेला के थे, सबसे छोटे बेटे थे। स्थानीय लोगों ने शादी ब्याह पर यज्ञ व भंडारा में आमंत्रण करना नहीं भूलते हैं। लोगों का मानना है कि इनके निमंत्रण करने से भंडारे में कभी कमी नहीं आती है। हरदौल की मनेती बुंदेलखंड व बघेलखंड में प्रचलित वीरता गायन है और हरदौल बुंदेलखंड के देव रूप में भी पूजे जाते हैं। अब हम बात कर लेते हैं हमारी जो बघेलखंड रियासत है मुख्य रूप से उसके बारे में। तो बघेलखंड रूप के बारे में हम बात करें, बघेलखंड मूलतः गुजरात के सोलंकी एवं चालुक्य वंश से संबंधित थे और सोलंकी के शासक कुमार पाल ने अपनी मौसी के बेटे अर्णोराज या ब्यागपल्ली को बघेलवाड़ी का सामंत बनाया था। बघेलवाड़ी ग्राम से संबंधित होने के कारण अर्णोराज के वंशज या बघेल कहलाए और अर्णोराज के बेटा लवण प्रसाद हुआ और जिसे बघेलखंड का ऐतिहासिक स्रोत में व्याघ्रदेव के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखना, अर्णोराज के पुत्र व्याघ्रराज थे, उनके जो लवण प्रसाद थे उन्हीं के ही व्याघ्रराज कहा गया है। इस प्रकार व्याघ्रराज को बघेलखंड के आदि पुरुष के नाम से जाना जाता है। व्याघ्रराज के पुत्र कर्णदेव तथा कर्णदेव के पुत्र भीमल देव या बीसल देव हुए। 1836 ईस्वी के आसपास में कलिंजर पर भर जाति के राजाओं, जबकि कलिंजर के समीप में स्थित गौरा चित्रकूट वाला क्षेत्र था वह लोधी वंश के राजाओं का अधिकार था। भर और लोधी वंश के राजाओं के मध्य में विवाद हुआ और व्याघ्रदेव ने भर राजाओं का सहयोग किया और अपने दोनों पोते भीमल देव और बीसल देव को कलिंजर भेजा था। जीत के बाद में भर जाति के राजा ने खुश होकर भीमल देव को गौरा क्षेत्र सौंप दिया था, जबकि बीसल देव को गुजरात लौटा दिया गया था। अब हम बात करते हैं व्याघ्रदेव यानी लवण प्रसाद जी के बारे में। इनके बाद में कर्णदेव हुए। कर्णदेव के दो पुत्र देखने को भीमल देव और बीसल देव। भीमल देव हमारे मध्य प्रदेश वाले क्षेत्र में व गुजरात वाले क्षेत्र में बीसल देव देखने को मिल जाएंगे। प्रमुख क्षेत्रों के बारे में बात करें हम, बघेल वंश का विस्तार मध्य प्रदेश में रीवा, सुहावल, सतना, गोहरा, चित्रकूट वाला क्षेत्र है, उचेरा सतना, जो बांधवगढ़, मुकुंदपुर सतना, चौखंडी रीवा में देखने को मिलता है। बघेलखंड के प्रमुख शासक कौन कौन से हैं? भीमल देव, रानक देव, वीर सिंह देव, बीरम देव, नरसिंह देव, वीर भानु, रामचंद्र देव, वीरभद्र देव, विक्रमजीत, अमर सिंह व मार्तंड देव। अंतिम शासक हमें देखने को मिलता है सफेद से ढूंढा था, मार्तंड देव जी द्वारा ढूंढा गया था। भीमल देव गौरा चित्रकूट के समीप में बघेलखंड की स्थापना की। भानुदय काव्य में रानक देव को गौरा का प्रथम शासक माना गया था। रानक देव थे, उनको प्रथम शासक देखा गया था। वही मैं देखें वीर सिंह देव के बारे में। वीर सिंह देव ने खानवा का युद्ध में राणा सांगा की क्या सहायता की थी, जिससे राणा सांगा की हार के बाद में बाबर क्या था, वीर सिंह देव ने खानवा के युद्ध में राणा सांगा की सहायता की थी, लेकिन राणा सांगा की हार के बाद वह बाबर का मित्र बन गया था। फिर भी वीर सिंह देव प्रयाग में जल समाधि लेने वाले बगली रियासतों का एकमात्र शासक हमें देखने को मिलता है। इनके भी वीर सिंह देव थे। गौरव इनकी राजधानी बनाई थी इन्होंने। और कबीर भक्त वह कबीरपंथी था, कबीर भक्त कहलाया, इसलिए उनके दरबार में साहिब सलाम कहकर अभिवादित किया जाता है। आप देखते हैं वीर भानु, जो चौसा के युद्ध में वीर भानु ने हुमायूं की मदद की थी, इस कारण से मुगल शासकों ने उसे करमुक्त कर दिया था और हुमायूं का मित्र बन गया था। अब हम देखते हैं रामचंद्र देव। तो अकबर ने इसमें इनके यहाँ पर क्या आक्रमण किया था और तानसेन इसी से संबंधित थे। रामचंद्र देव अकबर के समकालीन थे, इनके दरबारी तानसेन हुआ करते थे। तानसेन की ख्याति सुनकर अकबर ने जलाल खां को रामचंद्र देव के पास भेजकर तानसेन को अपने दरबार में बुलाया। रामचंद्र देव ने 1564 में अपनी दरबार को गौरा से बांधवगढ़ शिफ्ट कर दी थी रामचंद्र देव ने। गौरा कौन लेके आया था? तो गौरा लेके आया था वीर सिंह देव। इस समय पर बघेलखंड रियासत को बंधु राज्य या बांधव देश के नाम से कहा जाने लगा था। रामचंद्र देव ने 1584 ईस्वी में अकबर के दरबार आगरा फतेहपुर में शामिल हुआ था। कौन गया था? तो रामचंद्र देव गए थे। अब हम बात कर लेते हैं वीर सिंह देव के बारे में। तो अकबर के वीरभद्र देव राजा की उपाधि दी और बांधवगढ़ को जो कि शासकों ने क्या कर दिया गया, नियुक्त कर दिया गया। अब हम बात करते हैं मुख्य रूप से
इनसे नियुक्त जो इनकी जो प्रमुख दरबारी थे वीर सिंह देव के, वो हमें पद्म नाथ मिश्र देखने को मिल जाते हैं। इन्होंने वीरभद्र देव चंपू की रचना की थी। उसके बाद गौरा से बांधवगढ़ आते समय पालकी से गिरकर इनकी क्या होगी, मृत्यु हुई थी, क्योंकि इन्होंने क्या बनाया था, बांधवगढ़ को राजधानी बनाया था, और इन्हीं के समय इनकी क्या मृत्यु देखने को मिल जाती है। इनसे पहले जो शासक हुआ करते थे उनके द्वारा उसको राजधानी बनाया गया था। आगे देख लेते हैं किसके द्वारा, रामचंद्र देव के द्वारा। अब है दुर्योधन। तो कुछ स्रोतों के द्वारा 1592 से 1601 तक अकबर ने वीरभद्र देव को किसी पुत्र की मान्यता नहीं दी थी, लेकिन 1601 में अकबर ने वीरभद्र देव को दुर्योधन के पुत्र के राजा के रूप में स्वीकारता दी और भरती चंद्र को उसका संरक्षक नियुक्त किया गया। विक्रमजीत बघेल के बारे में हम चर्चा करें। अब हम बात करें विक्रमजीत बघेल ने अपनी राजधानी क्या किया, अपनी राजधानी को बघेलगढ़ से रीवा में क्या कर दिया, ट्रांसफ़र कर दिया। मुख्य रूप से कहाँ पे कर दिया, रीवा ट्रांसफ़र कर दिया। कहाँ से, बांधवगढ़ से अब रीवा ट्रांसफ़र कर दी। राजधानी रीवा होने के कारण बघेल वंश अब बांधवेश से रीवा राज्य कहलाने लगा और इन्होंने बांधवगढ़ में सेना का मुख्यालय भी बनाया। अब हम बात करते हैं अमर सिंह के बारे में। इनसे जुड़ी हुई जो शासक थे अमर सिंह, उसके अगले शासक, इस थोड़ी पीडीएफ में ब्लर होगा लेकिन आप एडजस्ट कर लीजिए। अमर सिंह, इस वंश के राजा अमर सिंह साहित्य प्रेमी थे। इनके द्वारा दरबार में नीलकंठ भूपति राय विद्वान थे। नीलकंठ ने अमरेश विलास नामक ग्रंथ की रचना की। इनने सतना में अमरपाटन शहर का निर्माण किया। किसने, अमर सिंह ने क्या बनवाया, अमरपाटन शहर बनाया। उसके बाद जयसिंह ने अंग्रेजों के साथ 1812 में बांदा की संधि की। इस संधि के अनुसार अंग्रेजों ने जयसिंह को रीवा राज्य के शासक स्वीकार किया और बदले में यह तय किया कि रीवा राज्य की सेना अंग्रेजों की सहायता करेगी। जयसिंह हिंदी व संस्कृत के लेखक भी थे। जयसिंह ने हरिश्चंद्र चंद्रिका ग्रंथ की रचना की थी। उसके बाद में शासक बनते हैं विश्वनाथ सिंह के शासन में वास्तविक सत्ता अंग्रेजों के हाथ में थी, लेकिन इनके द्वारा 18 ग्रंथों की रचना की। आनंद रघुनंदन व कबीर बीजक इनकी प्रमुख रचना हमें देखने को मिल जाती है। अब रघुराज सिंह 1857 की क्रांति के समय बघेली रियासत के शासक थे। लॉर्ड कैनिंग के समय एक दिन के लिए रीवा प्रवास पर आए थे। लॉर्ड कैनिंग इनके समय पर, रघुराज जी के समय 1867 में जबलपुर सतना इलाहाबाद रेल लाइन यहीं से इन्हीं के समय में प्रारंभ की गई थी। 1871 में जो बघेलगढ़ एजेंसी की स्थापना की गई थी। बघेलगढ़ एजेंसी में 5 रियासतें रीवा, मैयर, नागौर, सुहावल व कोटी शामिल हुए थे और बघेलगढ़ एजेंसी के प्रथम एजेंट कैप्टन गुडफेलो को बनाया गया था। इन्होंने गोविंदगढ़ किले का निर्माण भी किया था। आगे देख लेते हैं हम क्या वेंकट रमन के बारे में। उसके बारे में 1895 में इस समय रीवा में अकाल पड़ा। इन्होंने अकाल पीड़ितों के लिए कोष की स्थापना की। रीवा में इन्होंने सरस्वती भंडार नामक एक पुस्तकालय की रचना की। इन्होंने बांधों के शिकार पर प्रतिबंध लगाया। पशु पक्षियों के पोषण हेतु रीवा में कोटी भवन का निर्माण कराया। रीवा से उमरिया के मध्य सड़क निर्माण, रीवा रियासत की कई जगह अस्पताल भी इनके द्वारा वेंकट रमन जी के द्वारा बनाए गए थे। उसके बाद में प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य किया, ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूल खोले और रीवा के दरबार में प्रेस की स्थापना करवाई, जिसे शुभ चिंतक जो साप्ताहिक रचना पत्रिका निकाली जाती थी। उसके अंदर महाराज गुलाब सिंह 1934 में इन्होंने पवाई रूल लागू किए गए, जिसमें वन उपज पर रीवा दरबार के अधिकार हो गया और पवाईदार जमींदार, एक प्रकार जमींदार था, उसको 4 से 5 गुना जो लगान बढ़ा दी गई, जो उन पर जमींदारों पर 4 से 5 गुना लगान बढ़ा दी गई। उसके बाद में 1938 में इन्होंने जुबली जनाना अस्पताल की स्थापना रीवा में की थी। 1936 में पंचवर्षीय शिक्षा योजना भी ये लेकर आए थे। अब हम देख लेते हैं अंतिम शासक मार्तंड वर्मा के बारे में। तो मार्तंड सिंह रीवा रियासत का विलय 11 मार्च 1948 में भारत संघ में कर दिया गया था और गोविंदगढ़ में आम संस्थान के स्थापित करने में इनका योगदान रहा। इस वंश के अंतिम मार्तंड वर्मा थे। इनके द्वारा सफेद टाइगर देखने को मिला, जिसे मोहन, मतलब इसका नाम मोहन था। बघेल वंश में जो मुख्य रूप से समकालीन शासक थे, जैसे गौराम है, भीमल देव, बुल्लार देव, रानी देव, वीर सिंह देव और बीरभानु। बघेलगढ़ में बांधवगढ़ में रामचंद्र देव की राजधानी बनाई थी और उसके वीर सिंह देव देखने को मिल जाते हैं हमें। उसके बाद में जो द्वितीय वीर सिंह देव तो ऊपर थे, वीरभद्र देव थे। रीवा में किसने शासक बनाए? विक्रमजीत, अमर सिंह, अनूप सिंह, भाप सिंह, वेंकट रमन, गुलाब सिंह व मार्तंड सिंह वर्मा में देखने को मिल जाता है। अब हम देख लेते हैं इतिहास के कुछ स्रोत में। बघेलखंड का जो है, बघेलखंड राजपूत गुजरात सोलंकियों की एक शाखा थी। गुजरात में व्याघ्र देव उत्तर भारत आए और उन्होंने चित्रकूट के समीप में मड़फा किला जीता और गौरा को अपनी राजधानी बनाया। व्याघ्र देव के पुत्र कर्णदेव, जिनका वो रतनपुर के है और राजकुमारी उसको दहेज में उनको क्या मिला? बांधवगढ़ किला। करण सिंह ने बांधवगढ़ को रवि राजधानी बनाया और 1597 तक
यहाँ पे महाराजाओं का निवास स्थान बना रहा। अब हम देख लेते हैं यहाँ पर जो मुख्य साहित्य तंत्र से संबंधित, जैसे बघेल वंशावली हमें कहाँ देखने को मिल जाती है, जो अजवेश राम जी के मतलब लेखक थे इसके, रीवा राज्य दर्पण जीतन राम जी के द्वारा, व्याघ्र वंश संग्रह रहमान अली के द्वारा, बघेल वंश वर्णम, तो ये हमें रूपाली शर्मा, ये IMP इसको कर लीजिएगा, अमरेश विलास नीलकंठ के द्वारा, आनंद IMP आनंद रघुनंदन विश्वनाथ जी के द्वारा, हरिचंद्र चरित्र चंद्रिका जयसिंह के द्वारा, वीरभद्र चंपू हमें पद्मनाथ मिश्र के द्वारा लिखित देखने को मिल जाती है। अब हम बात कर लेते हैं जो हमारे मध्य प्रदेश के प्रमुख राजवंश हैं, जो क्विक रिवीजन है हमारा एक रूप से, तो उसके बारे में। तो ओलवियार वंश यशोवर्मन के द्वारा दसपुर में मंदसौर में, काद्रमाक वंश यशोमती के द्वारा निर्मित किया गया, काद्रमाक वंश ये उज्जैन के आसपास वाला क्षेत्र है। बुंदेलखंड वकाटक वंश बिंद शक्ति देखने को मिल जाता है। नागवंश कृष्णाग विदिशा व ग्वालियर वाला क्षेत्र हमें देखने को मिलता है। गुजर प्रयाग हरिश्चंद्र और वास्तविक नागभट्ट उज्जैन में इनका मुख्य रूप से शासन था। ग्वालियर के प्रतिहार नाटोल देखने को मिलते हैं हमें। उसके बाद खानदेश में आबिर इंद्रसेन, उसके अंदर में यजपाल, ये हमें चहाड़देव इनके स्थान। कंचुरी वंश के बामराज या कोकल भी देखने को मिलते हैं त्रिपुरी में। चंदेलों के ननुक व चंद्रवर्मा देखने को मिलते हैं खजुराहो में। उसके बाद परिमार शासकों के बारे में बात करें हम, तो परिमार कृष्ण या उपेंद्र देखने को मिल जाते हैं। उज्जैन व धार वाले क्षेत्र में मालवा में गौरी, दलावर खां गौरी मांडू, मालवा खिलजी महमूद खिलजी मांडू, तोमर वंश बीर सिंह देव ग्वालियर, कछुआ वंश लक्ष्मण व वज्रदामन मुरैना में। उसके बाद में गढ़मंडला जो गड़ा राज गौड़ वंश है, यादव राय या जदो राय देखने को मिलते हैं गड़ा मंडला रामपुर में। देवगढ़ का गौड़ वंश तो राजा जटवा देखने को मिलते हैं देवगढ़ छिंदवाड़ा में। होलकर महाराव जो मल्हार राव होलकर जो इन्होंने स्थापना की, तो वो इंदौर व महेश्वर वाले क्षेत्र में सिंधिया राणोजी सिंधिया, उनके द्वारा उज्जैन व ग्वालियर वाले क्षेत्र में पवार जो हैं शासक, तो आनंद पवार या उदास जी पवार देखने को मिलते हैं धार क्षेत्र में। तुकोजी वंश, तो तुकोजी राव प्रथम जो देवास की बड़ी पंथी है उसमें, शिवाजी वंश जीवाजी राव के द्वारा जो छोटी पंथी है देवास की उसमें, भोपाल रियासत की दोस्त मोहम्मद खां के द्वारा जो इस्लामगढ़ इसकी प्रमुख राजधानी बनाई थी, तो ये हमें देखने को मिल जाती है। जो क्षेत्र भी था वही देखने को। परीक्षा उपयोगी कुछ हमारे जो इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं उनके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। आबिर वंश का नाम सातवाहनों के विघटन के पश्चात खानदेश अनूप प्रदेश में स्वतंत्र राजवंश के रूप में देखने को मिल जाता है। आबिर वंश का संस्थापक ईश्वर सेन था। बोधि वंश का शासन जबलपुर के त्रिपुरी व तेवर क्षेत्र में मिल जाता है। मध्य प्रदेश में वकाटक जो बुंदेलखंड वाला क्षेत्र था, वहाँ पुराना वकाटक वंश के संस्थापक बिंद शक्ति या को विदिशा का शासक कहा गया। इतिहास में जो हमारी जो त्रिपुरी है जो कलचुरी वंश, तो उसके शासक वामन देव को माना गया है। इतिहास में मालवा नाम का श्रेय ओलवियर वंश को जाता है। इक्ष्वाकु शासक राजा पुरुकुत्स ने रेवा नदी का नाम बदलकर नर्मदा कर दिया गया था। वहीं बात करें उच्च कल्प वंश का शासन बघेलखंड था, जिसकी राजधानी उच्चेरा हुआ करती थी। और मध्य प्रदेश में 2 पांडु वंश का शासन रहा है। एक पांडु वंश का शासन कलिंजर से लगे हुए मध्य प्रदेश के भूभाग में, दूसरे पांडु वंश का मेकाल क्षेत्र में देखने को, जिसे पांडव वंश के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद में बात करें हम गुजरात के चालुक्य नरेश जयसिंह सिद्धराज ने परमार राजाओं को हराकर संपूर्ण मालवा को अपने राज्य में मिलाकर अवंतीनाथ की उपाधि धारण की। परमार राजा भोज ने 23 ग्रंथों की रचना की। गद्रविल्ल वंश का शासन उज्जैन क्षेत्र में था और राजा गद्रविल्ल को गद्रवसेन या गद्रविल्ल परमार भी कहा जाता था। गद्रवसेन के बेटे का नाम विक्रमादित्य, जिन्होंने शकों को भारत से खदेड़ा था। चेरात वंशी शासक जो शक शासक नहपान का राज्य मंदसौर व उज्जैन तक विस्तृत था। गोहिल वंश का शासन हमें मंदसौर में देखने को मिल जाता है। अब हम बात कर लेते हैं कुछ हमारे लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, जैसे कि तानसेन के बारे में। तो जो तानसेन का जो जन्म है बेहट गांव ग्वालियर के समीप में हुआ था। मूल नाम रामतरु पांडे या तन्ना था। राजश्रय इन्हें किन किन के द्वारा दिया गया था? शेरशाह जो सूरी का जो पुत्र था दौलत खां, उसके द्वारा। रामचंद्र देव रीवा के महाराज द्वारा, मुगल सम्राट के द्वारा उनको ख्याति प्राप्त हुई थी। अकबर अथवा इनके गुरु मोहम्मद खां, जो मोहम्मद गौस खां के कहने पर इन्होंने इस्लाम धर्म को स्वीकार कर लिया था और अपना नाम बदलकर अता अली खां कर दिया गया था। इनके द्वारा मियाँ की मल्हार, दरबारी कान्हड़, मियाँ का सारंग आदि रागों का आविष्कार किया। इन्होंने ध्रुपद गायन, दीपक राग, राग मल्हार व मेघ मल्हार में महारत हासिल की थी। इनके द्वारा अकबर द्वारा इन्हें कंठाभरण वाणी विलास की या मियाँ की उपाधि धारण की थी। इनके पुत्र तनातरंग खां, सूरत सेन, बिलास खां बस संगीतकार के रूप में प्रसिद्धि हासिल की थी। तानसेन का मकबरा ग्वालियर में मोहम्मद जो गौस का मकबरा था, इनके गुरु के समीप में देखने को मिल जाते हैं। तो दोस्तों इसमें हमने कुछ राजवंशों के बारे में चर्चा की। अगले राजवंश में होलकर वगैरह सिंधिया जो राजवंश है उनको लेकर आएंगे। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों से शेयर करें। थैंक यू सो मच।